हेलो एवरीवन, मैं मधु यादव आज आपके लिए लेकर के आए हैं आईजेएसओ स्टेज सेकंड आंसर की एंड सॉल्यूशन बायोलॉजी के लिए। एंड बायोलॉजी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 1 से। सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि एक आंसर इसका सही होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वन ऑफ द मेजर चैलेंज इन क्रिएटिंग डोली जो था पहला क्लोन बनाया गया था वो वॉज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन ई न्यूक्लिएटेड एग, यानी कि न्यूक्लियस रिमूव किया गया। ऐसा एग लिया गया जिसमें क्या न्यूक्लियस रिमूव किया गया था। एज द आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ द न्यूक्लियस डैमेज द एग सेल। द क्लोनिंग ऑफ डॉली इन 1996 was achieved by inserting the nucleus of a memory epithelial cell। न्यूक्लियस जो होता है जनरली वो जो है सेल को कंट्रोल करता है। प्रीशियसली इनटू सच एन ई न्यूक्लिएटेड एग सेल, दूसरा न्यूक्लियस इंसर्ट किया गया ई न्यूक्लिएटेड एग सेल में, यानी कि जिसमें न्यूक्लियस नहीं था। इफ यू वर टू चूज टू एक्टिवेट अ नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल मैकेनिज्म ऑफ ई न्यूक्लिएशन इन एन एग सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप वुड यू स्टडी टू मिमिक द मैकेनिज्म। अब बात ये बतानी है कि आप कौन सी मैकेनिज्म का यूज़ करेंगे, यानी कि आपको ऐसा ऑप्शन यहाँ पर ढूंढना है जहाँ पर क्या ना हो, न्यूक्लियस प्रेजेंट ना हो। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसीज मैच्योर आरबीसीज जो होती है मैमल्स की, उनके पास में न्यूक्लियस नहीं होता है। मैच्योरेशन के दौरान वो गायब हो जाता है उनमें, ठीक है। स्टार्टिंग स्टेज में तो होता है लेकिन मैच्योरेशन के टाइम पर नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज फिनोमेनन हैज नॉट येट बीन ऑब्जर्व्ड इन वाइल्ड चिंपैंजीज। चिंपैंजीज में क्या नहीं ऑब्जर्वेशन किया गया। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द एबिलिटी टू यूज स्टोन एंड और वुडन टूल, स्टोन या वुडन का या दोनों का ही टूल का इस्तेमाल किया गया हो, यूज किया गया हो। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द एबिलिटी टू यूज ऑफ फायर टू प्रोसेस फूड, फायर जो है उसको यूज़ किया गया हो खाना बनाने के लिए। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एबिलिटी टू कम्युनिकेट यूजिंग प्रिमिटिव लैंग्वेज, कम्युनिकेट करने के लिए पुरानी लैंग्वेज का यूज़ किया। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एबिलिटी टू ग्रीव इन ग्रुप एट द डेथ ऑफ अ मेंबर, किसी मेंबर की डेथ हो गई तो सारे ग्रुप में जो वहाँ पर इकट्ठे हो गए। तो इसमें से जो ऑप्शन बी है, यानी कि फायर का यूज़ खाना बनाने के लिए, ये इसका ऑप्शन होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम माइक्रोब्स प्रोड्यूस डिफ्यूजिबल मेटाबोलाइट्स दैट कैन बी यूज्ड बाय अदर माइक्रोब्स फॉर देयर ग्रोथ। 3 such microorganisms were tested for their nutritional growth requirement under प्लस माइनस लाइट, मतलब लाइट दिया गया स्कीम बिलो, आइदर और मिनिमल सॉल्ट मीडियम, लाइट वाला मीडियम भी है, सॉल्ट वाला मीडियम है, लेकिंग एनी ऑर्गेनिक सोर्स। सॉल्ट मीडियम का मतलब है कि उसमें सोर्स कोई भी नहीं है, ऑर्गेनिक सोर्स नहीं है, ना ही नाइट्रोजन है ना ही कार्बन है। और ऑन कंप्लीट और रिच मीडिया कंटेनिंग सोल्ट विच ऑर्गेनिक कार्बन एंड नाइट्रोजन, और ऐसा भी सोल्यूशन दिया गया जिसमें थे वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर ये जो है एक दिया गया है ग्राफ, इसमें पी क्यू आर क्या है वो बताना है। ये जो सिचुएशन है वो मिनिमल सॉल्ट मीडियम की है, यानी कि जिसमें हमने ऑर्गेनिक सोर्स को हटा दिया था। न्यूट्रिशनली रिच मीडियम ये वो है जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को रखा गया है। तो यहाँ पर यही बताना है, ये लाइट कलर है इसका मतलब है ग्रोथ नहीं करेगा ऑर्गेनिज्म, लेस ग्रोथ का मतलब है थोड़ी ग्रोथ करेगा, और यहाँ पर डार्क जो है वो डेंस ग्रोथ को शो कर रहा है। तो इन दैट केस पी क्यू आर एस क्या है, तो पी यहाँ पर होगा फोटो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। देन क्यू क्या होगा, कीमो ऑटोट्रॉफ्स, और आर कीमो हेट्रोट्रॉफ्स, और आर क्या होगा, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। कुल मिलाकर के बात ये है कि फोटो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, कीमो हेट्रोट्रॉफ्स यानी कि हेट्रोट्रॉफ्स से केमिकल एनर्जी का यूज़ करेंगे, कीमो ऑटोट्रॉफ्स केमिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं, ऑटोट्रॉफिक टाइप के होंगे। किस टाइप के होंगे, ऑटोट्रॉफी होंगे, बट कौन सी केमिकल एनर्जी का वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इनकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग ये देखा गया कि ये क्या है, पी फोटो ऑटोट्रॉफ्स है, कीमो हेट्रोट्रॉफ्स क्यू हैं, और आर क्या है, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट, ब्रीड ऑफ डॉग, डॉग की ब्रीड है। अब इसमें 3 कलर हैं, ब्लैक, चॉकलेट एंड गोल्डन कोट है, उसका कलर है। तो कलर्स ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ 2 जीन, one that produces pigment and another that distributes the pigment to hair follicle. The final coat color is due to the interaction of product of these 2 gene. ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर मतलब ये है, बाकी मिडल कलर इसका क्या हो जाएगा, चॉकलेट हो जाएगा। So in this kind of gene interaction, the alleles of one gene is homozygous recessive condition. homozygous recessive condition का मतलब है, ये हो गया रिसेसिव कंडीशन बोला है, तो ये हो गया होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। suppress the expression of the allele of another gene either in dominant or recessive state. This kind of interaction is known as epistasis. अब यहाँ पर epistasis एक सिचुएशन दी गई है। The gene that mask the expression is epistasis and the one that get masked is hypostatic. Assume that the allele that produces pigment is represented by A, so the small a would be the allele that cannot produce pigment and the allele that is responsible for pigment distribution is capital B and the allele that is responsible for reduced distribution is small b. तो यहाँ पर होमोजाइगस डोमिनेंट तो ये हो जाएगा और होमोजाइगस रिसेसिव ये वाला हो जाएगा। हाउ कंसीडर द फॉलोइंग पिक्टोरियल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ क्रॉस। F2 जनरेशन का हमें क्या बताना है, रेशो बताना है। किसका बताना है, F2 जनरेशन का यहाँ पर रेशो बताना है। और इसमें क्या होगा, इसका जो रेशो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा 9:3:4। ठीक है, इसमें 9 क्या होंगे, ब्लैक, चॉकलेट ये होंगे और गोल्डन ये होंगे। ब्लैक कौन से हो गए, A, B। इसके अलावा चॉकलेट कौन से हो गए, A, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल b। और गोल्डन कौन से हो गए, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल b। ठीक है, तो यहाँ पर लाइक जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है तो ये F2 जनरेशन का आता है ना 9:3:3:1, 9:3:3:1। तो यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग ये रेशो है 9:3:3:1। इस 4 का मतलब हो गया 3+1। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर F2 जनरेशन का रेशो ये आएगा। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ आयंस इन एंड आउट ऑफ गार्ड सेल। गार्ड सेल जो स्टोमेटा में होती है, गार्ड सेल की ओपनिंग क्लोजिंग जो है पोटेशियम की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। जब गार्ड सेल का ऑब्जर्वेशन किया जाता है तो जब ओपन गार्ड सेल की बात करते हैं तो उसकी साइज ज़्यादा बड़ी होती है और क्लोज गार्ड सेल्स की साइज क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है और पूछा गया है कि ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ये दिया हुआ है पोटेशियम एक्सरे काउंट पर सेकंड। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट इज ओपन स्टोमेटा मोस्ट लाइकली टू ट्रांसपीरेशन, इस प्लांट 1 की बात कर रहा है। सेकंड इज ओपन स्टोमेटा मोस्ट लाइकली ड्यू टू एक्सपोजर टू लाइट। सेकंड इज ओपन स्टोमेटा लाइकली ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइट एंड फर्स्ट इज ओपन स्टोमेटा फॉर अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर सेकंड ऑप्शन की बात करें, सेकंड इज ओपन स्टोमेटा। ओपन स्टोमेटा का मैंने आपको बता दिया है, उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग वो एक्सपेरिमेंट है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, यहाँ पर ये दी हुई है फूड चेन और ये फूड वेव दी हुई है और इसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं। लाइक यहाँ पर दिए हुए हैं ये 2 पिरामिड 3 टाइप के होते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, बायोमास, नंबर और एनर्जी का। एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा ही बनता है, अपराइट ही बनेगा। इन्वर्टेड जो है वो बायोमास के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकते हैं। बाकी एनर्जी का हमेशा क्या होगा, सीधा ही बनता है। तो अब ये देखना है कि क्या है। तो एम कुड बी द नंबर पिरामिड ऑफ फूड वेव 2 वाइल एन कुड बी द नंबर पिरामिड ऑफ फूड चेन 1। फूड चेन 1 की बात करें तो फूड चेन 1 ये रही, दिस कॉर्न प्लांट्स, लोकस्ट, फ्रॉग, स्नेक और ईगल, ये एक फूड चेन दी हुई है।
देन एम कुड बी द एनर्जी पिरामिड ऑफ फूड वेव, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि इसने बोल दिया है एनर्जी पिरामिड। एनर्जी पिरामिड हमेशा क्या होता है, अपराइट ही होता है। फिर क्या है, एम कुड बी द नंबर पिरामिड एज वेल एज एनर्जी पिरामिड फॉर फूड चेन 1। यस, एनर्जी पिरामिड सीधा हो सकता है और ये जो है नंबर का पिरामिड भी हो सकता है, और एनर्जी का पिरामिड किसके लिए बोला है, फूड चेन 1 के लिए बोला है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, ये नंबर जो है इस तरीके से हम शो करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इसका एक तो करेक्ट ऑप्शन है। एक एम कुड बी द नंबर पिरामिड एज वेल एज एनर्जी पिरामिड ऑफ फूड वेव 2। फूड वेव 2 की बात करें तो यहाँ पर ये जो फूड वेव दी गई है इसके अंदर किस किस का पिरामिड है, नंबर का पिरामिड है और एनर्जी का पिरामिड है, तो ये भी शो करता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी और डी, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसमें एक से ज्यादा भी ऑप्शन सही हो सकते हैं और कोई एक भी सही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लेबोरेटरी बैक्टीरिया आर ग्रोन इन अ लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय सक्सेसिव साइकिल ऑफ बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में मतलब दो हो जाते हैं। व्हेन सच पॉपुलेशन आर ग्रोन इन अ फ्लास्क, बैक्टीरिया शो अ प्रिडिक्टेबल ग्रोथ पैटर्न नोन एज ग्रोथ कर्व, और ये ग्रोथ कर्व जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। दिस इज लेग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में ग्रोथ की जो है वो टाइम लगेगा, देन फिर बढ़ेगी स्टेशनरी यानी कि एकदम कांस्टेंट हो जाएगी, और लास्ट में हो जाएगी डेथ। तो ये एनसीईआरटी 11th में दिया हुआ है, ये जो ग्राफ है वहां से पूछा गया है क्वेश्चन। तो द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट सच ए टिपिकल ग्रोथ कर्व विद द डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ एज इंडिकेटेड। अब यहाँ पर हमें चूज द करेक्ट ऑप्शंस, एक भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए ऐसा दिया हुआ है। दैट डिस्क्राइब द कंडीशन फॉर ईच एनोटेट पॉइंट ऑन द ग्राफ। तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको हमें क्या करना है, बताना है कि कौन किस में अप्रोप्रिएट होगा इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये दिया गया है, दिस इंडिकेट करके पूछा गया है, ठीक है। तो लोवेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, हाईएस्ट ग्रोथ रेट, हाईएस्ट नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि पी किसके साथ जाएगा, 6th वाले के साथ जाएगा पी। क्यू किसके साथ जाएगा, 4th वाले के साथ जाएगा, आर वाला 2nd, और एज जाएगा 7th वाले के साथ। तो इस तरीके से ये पॉइंट जो है उस पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, सही लगते हैं, इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। मल्टीपल है, एक भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टेम्परेचर रीजन्स वुडी प्लांट्स अंडरगो डोरमेंट कंडीशन टू अडेप्ट टू द एक्सट्रीम विंटर सीजन, फिजियोलॉजिकली दे शो पीरियोडिक चेंजेस, डोरमेंसी, ठीक है। इन द सेल्यूलर एक्टिविटी भी चेंज हो जाएगी, जनरली जो ज्यादा ग्रोथ करते हैं उनमें एक्टिविटी ज्यादा होती है ना। फॉर एग्जाम्पल कैम्बियम टिश्यू क्या करता है, कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ is actively dividing in normal condition. During winter, dormancy cell show changes in the protoplasm. प्रोटोप्लाज्म में चेंज शो करेगा। Their metabolic activity and cellular content, इन सब में चेंज करेगा, यानी कि सीजन के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, और अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग प्लांट की एक्टिविटी डिफरेंट हो सकती है। So, which of the following feature या features can be seen in dormant cambium cell एज कम्पेयर टू एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। देखो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल लाइक जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल हो गई, तो उसके अंदर न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है और थिन सेल वॉल होती है, वैक्यूल छोटी होती है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या सही लगता है इसमें से। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरी फ्यू गोल्जी बॉडीज, लेजर अमाउंट ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लार्ज वैक्यूल ऑक्यूपाइंग मच ऑफ द सेल वॉल्यूम। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि लार्ज वैक्यूल नहीं होती है, मतलब जो ज्यादा सेल डिवाइड करती है ना उनमें। इंक्रीज हाइड्रेशन ऑफ सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स ऑफ द सेल वॉल बनानी है तो उसके लिए ये भी कंडीशन चाहिए, क्योंकि डिवाइड होगा सेल वॉल भी, इसलिए ये दोनों तो नहीं होंगे, क्या होंगे ऑप्शन ए एंड बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए एंड बी।
क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर हमारे पास 4 बाउल्स दी हुई हैं, ठीक है, और ये इसमें टैमरिन मिलाया हुआ है इमली, इसमें कर्ड मिलाया हुआ है दही, अनबॉइल्ड मिल्क और बॉइल्ड मिल्क है, और कुछ यहाँ पर ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं लाइक इसकी एक्टिविटी मीडियम है, फर्स्ट वाले की, इसकी भी मीडियम है, इन दोनों में जो है मीडियम है, इसकी हाई है और इसकी लो है। इसकी गुड फ्लेवर की बात करें तो गुड फ्लेवर है, ग्रेट है, और इनकी जो है स्मेल जो है रेंसिड स्मेल है। तो क्या है क्वेश्चन, क्या पूछा गया है, तो बेस्ड ऑन योर नॉलेज ऑफ मिल्क टू कर्ड फॉर्मेशन इंटरप्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो लैक्टिक एसिड एंड अदर बैक्टीरिया आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मिल्क, ऐसा बोला गया है कि ऑलरेडी क्या होते हैं, मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। यस, अगर जैसे ही दूध हमने जो है कैटल से जैसे ही निकाला है, उसके बाद में थोड़ी देर बाद में उसमें ये बनने लग जाएंगे। कंट्रोल डिजायर्ड फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क अकर्ड इन बाउल ए बी सी। ए के अंदर हमने इमली डाला था, बी के अंदर क्या डाला था, कर्ड, और सी के अंदर अनबॉइल्ड मिल्क था। तो कंट्रोल्ड यानी कि डिजायर्ड फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क अकर्ड इन, कंट्रोल वाला किया जा सकता है। द स्पून ऑफ कर्ड इंट्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इनटू द मिल्क। जब दही भी जमाते हैं तो उसमें थोड़ा सा स्टार्टर डाला जाता है ना, ताकि वो प्रोसेस वहाँ पर अच्छे से स्टार्ट हो सके। तो ऑप्शन ए और सी हमारा सही होगा उस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ साइंटिस्ट क्लेम दैट द एसिड फ्रॉम टैमरिंड हेल्प इन द, इसी का बी वाला पार्ट है, tamarind help in the curdling of milk if you were the experimenter and had to option comparing unboiled untreated sample versus those boiled for 10 minutes, ठीक है। तो which of the following observations would help you evaluate that the claim is false। तो यहाँ पर डिफरेंट सैंपल्स दिए हुए हैं और इसमें क्या क्या पूछा गया है, तो सैंपल ए कहता है कि द जूस टैमरिंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दैट सेम पीस वाज बॉइल्ड एंड एडेड। उसके बाद में आउटकम क्या आया, डिड नॉट कर्डल द मिल्क, ये मिल्क को कर्डल नहीं करता है। फिर है द जूस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सेम पीस ऑफ द टैमरिंड वाज एडेड डायरेक्टली। अब उसको हमने क्या कर दिया, डायरेक्टली कर दिया है ना, इसमें बॉइल्ड करके ऐड किया गया था, इसमें डायरेक्ट ऐड कर दिया, तो मिल्क क्या हो गया, कर्डल्ड हो गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है टैमरिंड एक्सट्रैक्ट वाज एडेड टू द बॉइल्ड मिल्क सैंपल वर्सेस अनबॉइल्ड मिल्क, रिजल्टेड इन द अनबॉइल्ड मिल्क कर्डलिंग फास्टर। अनबॉइल्ड वाले में लैक्टोबैसिलस जो होंगे वो ज़्यादा है, तो वो जल्दी तरीके से क्या करेगा, कर्डलिंग करेगा। और रो पीसेज ऑफ टैमरिंड एडेड टू द बॉइल्ड मिल्क में डाला है, जिससे यहाँ पर क्या हुआ, स्लोअर फर्मेंटेशन हुआ। तो यहाँ पर एप्रोप्रिएट जो आंसर है वो है बिल्कुल इसका सैंपल ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सी ऑप्शन क्या, सी क्वेश्चन क्या कहता है, बिलो आर अ फ्यू फैक्ट अबाउट द नेचर ऑफ मिल्क एंड क्लूज टू द कर्डलिंग प्रोसेस। मिल्क के बारे में बताया गया है, कर्डलिंग प्रोसेस के बारे में बताया गया है। Mix is made up of protein which is turn are made up of amino acids that contain varying amounts of weak acid COOH and weak bases NH2 bases या amino group. फिर depend on the amino acid content. These help act as a buffer that resist sudden changes of pH in milk. pH में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और pH में चेंज होगा इसलिए है ना, बेस और उसके एसिड की वजह से। As bacteria grow in milk, they can either break down these protein, यानी कि उसको बोलते हैं putrefaction, or utilize lactose to produce acid that contribute to the spoilage of milk. Second क्या है, upon acid accumulation, protein slowly tends to lose their overall structure, leading to aggregation and coagulation of milk. This is similar to coagulation of egg albumin. जैसे एग को उबालते हैं, उसका प्रोटीन जो है वो क्या हो जाता है, कोएगुलेशन हो जाता है प्रोटीन का, ठीक है, उसी तरीके से। तो यहाँ पर हमें बताना है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इन्होंने ये जो फैक्ट दिए हैं उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस क्या हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है मिल्क प्रोटीन एक्ट लाइक अ बफर एंड हेंस टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू कर्डल एज बैक्टीरियल एसिड प्रोड्यूस एक्यूमुलेट स्लोली। बी कहता है टैमरिंड नॉर्मली कंटेन बैक्टीरिया दैट यूटिलाइज लैक्टोज टू प्रोड्यूस एसिड विच एक्यूमुलेट स्लोली इवेंचुअली लीडिंग टू कर्डलिंग ऑफ मिल्क।
तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ये वाला भी क्या है, ट्रू है, बी वाला भी ट्रू है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, वीक एसिड आर रिलीज फ्रॉम द स्मॉल पीसेज ऑफ टैमेरिन एंड टेक अ लॉन्ग टाइम टू डीनेचर ऑफ द मिल्क प्रोटीन दैट लीड्स टू द कर्डलिंग ऑफ मिल्क। ठीक है, तो ऑप्शन ये क्या हो गया, फॉल्स, एंड लास्ट वाला ऑप्शन भी क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ट्रू होगा, बी भी ट्रू, सी और डी दोनों क्या होंगे, फॉल्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर कुछ जो इकोसिस्टम है उसके अंदर जो इंटरेक्शन होती है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, लाइक कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, हर्बीवोरी, ये सारी कंडीशन यहाँ पर दी हुई है कि किसमें क्या होता है, किसमें एक दो ऑर्गेनिज्म हैं, इसमें से एक को फायदा हो रहा है, एक को नुकसान, या किसी में किसी को कोई फायदा नुकसान नहीं है लेकिन दूसरे वाले को फायदा है, किसी में जीरो है उसको नुकसान है। तो इस तरीके से 6-7 टाइप की क्या होती है, इंटरेक्शन होती है इकोलॉजी के अंदर। अब इसमें क्या सिचुएशन दी हुई है, तो फर्स्ट सिचुएशन ये कहता है कि द अफ्रीकन बफेलो फीड्स ऑन द ग्रासेस ग्रोइंग इन द सेवेंस। अफ्रीकन बफेलो जो है वो ग्रास खा रही है, ग्रास खा रही है तो वो क्या हो गई, हर्बीवोरस। क्या हो गई, हर्बीवोरस। द बफेलोज हाइड स्किन इज इन्फेस्टेड विद टिक्स। अब उसकी स्किन पर कौन है, टिक्स है, यानी कि वो क्या हो गए, एज अ पैरासाइट। अब ऑक्सपेकर बर्ड राइड ऑन द बफेलो एंड फीड ऑन द टिक्स, और वो टिक्स को खा रहा है ऑक्सपेकर बर्ड, ठीक है, उस पैरासाइट को खत्म कर रहा है। वाइल ग्रेजिंग, जब वो ग्रेजिंग कर रही है बफेलो तो उसको नहीं पता है, लेकिन उसकी वजह से छोटे छोटे जो इंसेक्ट है वो क्या हो रहे हैं, डेस्ट्रो हो रहे हैं। दीज इंसेक्ट विच फ्लाई अराउंड आफ्टर दे आर डिस्टर्ब आर ईटन बाय एरगेट बर्ड इन द विसिनिटी। तो इस तरीके से एक सिचुएशन बताई गई है, फर्स्ट सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन क्या कहती है, कार्निवोरस सच एज timber wolves hunt and kill herbivorous mammals. Greasy bears in the vicinity attempt to take over the wolves prey. ये भी एक इंटरेक्शन कार्निवोरस के बारे में बताया गया है। कार्निवोरस क्या होंगे, उसका क्या कर देंगे, किल कर देंगे, ठीक है, तो उसको तो क्या हुआ, फायदा, और उसको क्या हुआ, नुकसान हुआ। ठीक है, फिर सिचुएशन थर्ड क्या कहती है, सम काइंड ऑफ डेट्राइटिवोरस माइट्स दैट नीड टू फीड ऑन डंग but cannot fly in search of fresh dung attach themselves to the bodies of dung beetle which are only good at flying but are also good at locating fresh dung. तो ये तीन सिचुएशन है। अब तीन सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ये एक टेबल दी गई है, मैंने जैसा कि आपको बताया था, और उसने टेबल में दे भी दिया है कि क्या होता है, स्पीशीज 1 है और 2 है। प्रीडेशन क्या होगा, दोनों को, एक को फायदा होगा एक को नुकसान होगा। ठीक है, जैसे कि किसी कार्निवोरस ने किसी का क्या किया, किसी को किल कर दिया, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, प्रीडेशन का। हर्बीवोरी में भी सेम होगा, वही होगा। देन एमेंसेलिज्म में क्या होगा, एक को ना तो फायदा नुकसान है लेकिन एक को क्या है, नुकसान। जैसे कि वो बफेलो ने किया है ना, उसको पता नहीं था लेकिन फिर भी वहां पर इंसेक्ट्स को क्या हुआ, नुकसान हुआ, क्योंकि वो मर गए, लेकिन उसको ना तो फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को फायदा होता है, दूसरे को कुछ भी नहीं होता, ना नुकसान ना फायदा। कंपटीशन क्या होगा, कंपटीशन में ये बिल्कुल किसकी तरह है, कंपटीशन, दोनों को क्या होगा, नुकसान होगा। फिर पैरासिटिज्म और प्रीडेशन जो है वो दोनों लगभग सेम ही होते हैं, इंटरेक्शन तो उनकी सेम ही होती है, बस पैरासाइट में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है, जबकि प्रीडेशन में वो अपने शिकार है उसको खत्म कर ही देगा। तो और म्यूचुअलिज्म में तो पता ही होगा, सिम्बायोटिक जैसे एसोसिएशन होता है, दोनों को क्या होगा, फायदा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन 1 में कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन सेकंड में और थर्ड में। तो अगर बात करें यहाँ पर, तो फर्स्ट जो है उसमें क्या होगा, पहली सिचुएशन में प्रीडेशन भी मिल रहा है, हर्बीवोरी, एमेंसेलिज्म, कमेंसेलिज्म, केवल कंपटीशन यहाँ पर नहीं मिल रहा है, बाकी सब यहाँ पर मिलेगा। सेकंड में केवल क्या मिल रहा है यहाँ पर, एक तो प्रीडेशन मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, प्रीडेशन कार्निवोरस ने किल किया उसको, और एक क्या मिल रहा है, कंपटीशन भी मिल रहा है। सिचुएशन थर्ड में केवल क्या मिलेगा, कमेंसेलिज्म, यानी कि एक को फायदा है बाकी दूसरे को ना तो नुकसान है ना फायदा है।
सेकंड क्वेश्चन क्या है उसका है एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक यानी कि होता है अपोजिट। क्या होता है? अपोजिट। जैसे इंसुलिन और ग्लूकागोन एक दूसरे के क्या होते हैं? एंटागोनिस्टिक, अपोजिट फंक्शन करते हैं। तो इंटरेक्शंस आर दोज इन विच वन स्पीशीज बेनिफिटेड और दूसरी को क्या होगा? हार्म्ड होगा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा गया है कि क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, अपोजिट वाला पूछा गया है यानी कि एक को फायदा एक को नुकसान, और वहां पर टेबल में लिखा हुआ था ये तो कि किसे फायदा है किसे नुकसान है। देखो इस वाले में था एक को फायदा एक को नुकसान, इस वाले में भी था और इस वाले में भी था। तो ऑब्वियसली बात है ये क्या होंगे? इनके एंटागोनिस्टिक होंगे। और यहाँ पर ऑप्शन भी बताना है कि क्या क्या स्पीशीज होगी इसकी, ठीक है, कौन किसके साथ में जाएगा, किस तरीके से। आर्गट बर्ड है, इंसेक्ट है, ये बर्ड इस इंसेक्ट को खा रहा है तो इसको फायदा इसको नुकसान हुआ। अफ्रीकन बफेलो उनको ग्रासेस को खा रही है, और टिक्स जो है बफेलो के ऊपर प्रेजेंट है तो ये क्या हो गए? पैरासाइट हो गए। तो उसको तो फायदा है लेकिन बफेलो को क्या है? नुकसान है। तो ये सभी प्लस माइनस वाली रिएक्शंस है, इंटर रिएक्शंस है। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका? इस टेबल को फिल करना है तीनों सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिल इन द टेबल बिलो विद द टाइप ऑफ एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन ऑब्जर्व्ड इन ईच ऑफ द सिचुएशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एज रेफर्ड इन द टेबल। क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया गई है टेबल उसको हमें क्या करना है? फिल करना है एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन को। तो ये थी एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन जो भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी पढ़ी थी। तो ये सारी है, इनको प्लस माइनस, ठीक है, कि इसको फायदा हो रहा है उसको नुकसान हो रहा है। सेकेंड सिचुएशन की बात करें तो इसमें प्रीडेशन देखने को मिल रहा है क्योंकि प्लस माइनस वाला है। थर्ड वाले में ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं है तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? नन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो क्या कह रहा है कि आवर बॉडी ऑर्गन्स आर अडेप्टेड टू ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट ऑन अर्थ सरफेस। हमारे बॉडी ऑर्गन जो है वो क्या होते हैं? अडेप्टेड होते हैं ग्रेविटेशन के लिए। आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मसल्स स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑल आर अडेप्टेड अकॉर्डिंग टू नॉर्मल ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द अर्थ सरफेस। फिर क्वेश्चन क्या है? लॉन्गर स्टे इन स्पेस रिजल्ट इन मेनली फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन ह्यूमन बॉडी। एस्ट्रोनॉट्स स्टेइंग ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो वहाँ पर जाने के लिए यहाँ पर रुकते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं, तो ये वही है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम फेस चेंजेस इन रेगुलर बॉडीली फंक्शन, क्योंकि अचानक से अगर स्पेस में गए हैं तो बॉडी में फंक्शन में चेंज होंगे क्योंकि हमारी बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कुछ ना कुछ तो क्या करेगी? इम्पैक्ट शो करती है। तो यहाँ पर क्या चेंज हो रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल वेट बियरिंग पार्ट्स, बैलेंसिंग मैकेनिज्म, बॉडी फ्लूइड डू नॉट हैव टू काउंटर ग्रेविटेशनल फोर्स इन माइक्रोग्रेविटी कंडीशन। अब ए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या चेंज होगा? जो वहां पर रहेंगे ना ISS में उनके अंदर, तो हार्ट शेप चेंजेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माइक्रोग्रेविटी, इट गेट्स वर्टिकली इलोंगेटेड रिजल्टिंग इन इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, स्ट्रक्चर तो वैसे की वैसी ही रहेगी। लॉन्गर स्टे इन स्पेस लीड्स टू गेन इन वेंट्रिकुलर मसल मास एज हार्ट हैज टू वर्क हार्डर टू पंप ब्लड ऑल ओवर द बॉडी। ये भी नहीं होगा। हार्ट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन ISS इज सिमिलर टू द रेट वाइल लाइंग डाउन ऑन द अर्थ। ठीक है, तो बिल्कुल कैसी होगी? बिल्कुल जैसी यहाँ पर है वैसी होगी। एस्ट्रोनॉट कंटिन्यूसली फील लाइट हेडनेस, ठीक है, हेडेडनेस का मतलब क्या होता है? डिजीनेस ड्यू टू पोस्चुरल हाइपोटेंशन। पोस्चुरल हाइपोटेंशन का मतलब भी दिया हुआ इसमें। पोस्चुरल हाइपोटेंशन इज अ कंडीशन ऑफ लो ब्लड प्रेशर दैट हैपन्स व्हेन स्टैंडिंग आफ्टर सिटिंग और लाइंग डाउन। ठीक है, तो ये कंडीशन, इसमें ऑप्शन क्या होगा? सी, कि हार्ट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन ISS इज सिमिलर टू द रेट वाइल लाइंग डाउन ऑन द अर्थ। तो हम जैसे यहाँ अर्थ पर हैं लाइंग डाउन, ठीक है, वैसे ही क्या होंगे? वहां पर भी हार्ट रेट होगी। इसी का बी ऑप्शन, बी जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? द स्केलेटल सिस्टम ऑल्सो गेट्स अफेक्ट। स्केलेटल सिस्टम भी क्या होगा? अफेक्ट होगा। अब स्केलेटल सिस्टम में कुछ यहाँ पर बोन्स दी हुई हैं, जैसे ब्रिस्ट बोन्स दी हुई हैं, कार्पल्स, हिप बोन, स्कल, रिब केज और वर्टिब्रल कॉलम। तो किसके अंदर चेंज होगा? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो द वेटलेस कंडीशन रिजल्ट इन 2-4% लॉस ऑफ बोन मैटर। तो यहाँ पर 90% ऑफ दिस लो इन द पार्ट्स, यहाँ पर क्या होगा इसके अकॉर्डिंग? तो यहाँ पर टिक लगाना है।
करेक्ट ऑप्शन पर, तो हिप बोन और वर्टिब्रल कॉलम इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी एंड ई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सी इसी का एक सब पार्ट है। द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज रिवॉल्विंग 400 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। यू माइट हैव सीन इन सम मूवीज और टीवी द एस्ट्रोनॉट्स फील वेटलेस इनसाइड द स्पेस। वहां पर उसको वजन महसूस नहीं होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू द अर्थ। अभी ये जो है फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, लास्ट क्वेश्चन है। प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल में मिलने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। इम्पार्टिंग देम विद एडिशनल फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल इसको हम यूज करते हैं एज अ वेक्टर की तरह। इम्पार्टेड बाय एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन। In recombinant DNA technology, a foreign gene of interest, antibiotic resistant gene, this help screen the bacterial cell that contain the engineered recombinant plasmid। मैंने बताया ना recombinant DNA बनाने में इसका एज अ वेक्टर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्लाज्मिड विद इंटैक्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एक ऐसा है जो रेजिस्टेंट जीन है। फिर फंक्शनल जीन प्रोवाइड रेजिस्टेंस। उसके बाद में यहाँ पर ये फॉरेन जीन है, ये प्लाज्मिड है, और इसको क्या कर दिया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड लॉस रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक। रिकॉम्बिनेशन करने के बाद में क्या हो गया, उसकी जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो खत्म हो गई है। इन एन एक्सपेरिमेंट प्लाज्मिड PBR322 में 2 रेजिस्टेंट जीन होते हैं, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन होते हैं। इज यूज विच हैज बोथ टेट्रासाइक्लिन यानी कि TETR भी बोलते हैं इसको, एंड इसको TETR ऐसे लिखते हैं, और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। A foreign gene is inserted in this plasmid at a site present within tetracycline resistance gene। तो यहाँ पर एक सिचुएशन दे दी गई है कि PBR प्लाज्मिड लिया है, PBR322, उसके पास में क्या है, 2 रेजिस्टेंट जीन है, एक तो एम्पिसिलिन है और एक टेट्रासाइक्लिन है। तो अब फॉरेन जीन इज इंसर्ट, इसके अंदर एक फॉरेन जीन को इंसर्ट किया गया है एट अ साइट प्रेजेंट विद इन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। किस जगह किया गया है, इस जगह एक फॉरेन जीन को क्या किया गया है, इंसर्ट किया गया है। तो एक क्वेश्चन क्या है, bacterial cultures with these recombinant plasmid were grown on solid media plate, each containing a different combination of antibiotics. Based on the observation after the growth period, state which of the following statements would be true or false। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, उसके अकॉर्डिंग, एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, बैक्टीरियल सेल विथ recombinant plasmid grow on media containing both ampicillin and tetracycline नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन वाले में दूसरा इंसर्ट किया गया है। बैक्टीरियल सेल विद रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड ग्रो ऑन मीडिया कंटेनिंग एम्पिसिलिन ओनली, ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका ट्रू है। देन बैक्टीरियल सेल दैट लूज द प्लाज्मिड ग्रो ऑन मीडिया कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन ओनली, नहीं। बैक्टीरियल सेल्स विद रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल ग्रो ऑन मीडिया कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन ओनली, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। तो केवल ऑप्शन जो सेकंड है वही इसका ट्रू ऑप्शन है। क्वेश्चन बी क्या कहता है इसका, ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियल कल्चर ऑन एम्पल एक्सपेरिमेंट मीडिया वुड नॉट बी ऑब्जर्व इन विच द फॉलोइंग केसेस ऑफ द सेम एक्सपेरिमेंट। क्या है देखिए, ए अ सक्सेसफुल रिकॉम्बिनेशन वेयर द DNA गेट इंसर्टेड एट द एक्सपेक्टेड लोकस, ठीक है। उसके बाद में बी क्या कहता है, ए फेल्ड रिकॉम्बिनेंट वेयर द DNA गेट्स इंसर्टेड आउटसाइड बोथ द एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट जीन, नो रिकॉम्बिनेशन एट ऑल, और कंप्लीट लॉस ऑफ प्लाज्मिड फ्रॉम ऑल द सेल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, कंप्लीट लॉस ऑफ प्लाज्मिड फ्रॉम ऑल द सेल्स। देन सी क्वेश्चन क्या है, ये यहाँ पर 4th, 3rd, 5th इस तरीके से दिया हुआ है, सीक्वेंस बताना है कि क्या होगा। एज पर द सिक्वेंशियल फ्लो ऑफ द अबव एक्सपेरिमेंट इंसर्ट द करस्पॉन्डिंग रोमन
नंबर 4 ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एट द करेक्ट प्लेसेस इन द डायग्राम बिलो। तो इसको हमें सिक्वेंसली क्या करना है, अरेंज करना है। तो फर्स्ट क्या शो कर रहा है, फॉरेन जीन, क्या कर रहा है, फॉरेन जीन है। सेकेंड है बैक्टीरियल कल्चर प्लेटेड ऑन मीडिया प्लेट कंटेनिंग एम्पिसिलिन। थर्ड है बैक्टीरियल कल्चर प्लेटेड ऑन मीडिया कंटेनिंग बोथ, दोनों एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। बैक्टीरियल सेल, सबसे पहले तो हम एक बैक्टीरियल सेल ही लेंगे जिसके पास क्या है, PBr 322, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, उसको कल्चर प्लेट पर रख देंगे जिसमें दोनों है। ये पूरा प्रोसेस जो हो रहा था ना, उसको एक सीक्वेंस तरीके से बताना है। तो उसको एक ऐसे मीडियम पर कल्चर कर देंगे जिस पर दोनों रेजिस्टेंस हो, एम्पिसिलिन भी और टेट्रासाइक्लिन भी। देन उसके बाद में क्या करेंगे, प्योरीफाई प्लाज्मिड एंड कट एट टेट्रासाइक्लिन। हमने टेट्रासाइक्लिन जीन को ही तो कट किया था जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, ठीक है। हालांकि इनको कट करने के लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं, ठीक है। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग से हमने इसको क्या कर लिया, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग ही होती है बायोटेक्नोलॉजी जो ये काम करती है। तो हमने उसको क्या किया, प्लाज्मिड को कट करने के लिए बैक्टीरियल सेल को ले लिया और उसको प्लाज्मिड को कट कर दिया। फिर उसके बाद में प्लाज्मिड आइसोलेट द बैक्टीरिया विद द डिजायर्ड रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। पहले अभी उसमें इंसर्ट भी तो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसमें फॉरेन जीन को हम इंसर्ट करेंगे, फिर उसको वापस से कौन से मीडियम पर उगाएंगे, एम्पिसिलिन वाले मीडियम पर उसको कल्चर करेंगे। और लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन लास्ट, आइसोलेट द बैक्टीरिया विद द डिजायर्ड रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ठीक है। जैसे कि ये हो गया, ये फॉरेन जीन है, ये प्लाज्मिड है, इसको यहाँ से कट करेंगे। सबसे पहले तो बैक्टीरिया लेंगे, बैक्टीरियल सेल जिसके पास प्लाज्मिड है PBr 322। फिर इसका वो देखेंगे एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन वाले जीन को यहाँ से कट कर दिया जाएगा, फॉरेन जीन को इसमें ऐड किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में जो नया बना, यहाँ से जो नया बना था वो क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट। फिर इस रिकॉम्बिनेंट को एम्पिसिलिन वाले मीडियम में क्या कर देंगे, हम कल्चर कर देंगे। तो इस तरीके से ये इसका सीक्वेंस बनेगा, ठीक। तो ये होता है इसका लास्ट ऑप्शन था, इसका जो आंसर था वो था इस तरीके से। जैसे कि सबसे पहले बैक्टीरियल सेल लिए, उसके बाद में उसमें प्लाज्मिड के अंदर एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन को कट करके फॉरेन जीन को ऐड किया गया, रिकॉम्बिनेंट बनाया गया, फिर उसको क्या किया, एम्पिसिलिन वाले मीडियम पर कल्चर किया। तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट सीक्वेंस जो है वो इस तरीके से हो जाएगा। थैंक यू।